वेलकम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हमने जो HPSC की क्वेश्चंस प्रैक्टिस की सीरीज़ स्टार्ट की हुई है उसी को कंटिन्यू रखते हुए आज हम क्वेश्चन नंबर 261 से सॉल्व करेंगे। पहले जितनी भी वीडियोस आ चुकी हैं उसके अंदर हम 260 क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट कर सकते हो। वहाँ पर आपको बहुत सारे प्रीवियस ईयर इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन पेपर्स सॉल्व मिल जाएंगे और जो लास्ट ईयर हमारा HPSC का इकोनॉमिक्स का प्री एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर भी आपको चैनल पर सॉल्व मिल जाएगा और HPSC का सब्जेक्टिव पेपर जो हुआ था उसको भी चैनल पर डाला गया है, तो आप प्लेलिस्ट सेक्शन जाकर विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का जो नेम रहेगा वो भी हमारा HPSC PGD इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पेपर है, आप वहां जाकर विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं, समझ आती हैं, तो आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज का हमारा पहला जो क्वेश्चन रहेगा क्वेश्चन नंबर 261 रहेगा। इसमें देखो क्या बोला गया है, वाई द एवरेज फिक्स कॉस्ट डस नॉट टच आउटपुट एक्सिस। यहाँ पर ये बोला गया है कि औसत स्थिर लागत क्यों हमारे आउटपुट वाले एक्सिस को टच नहीं करती। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है? औसत बंधी लागत होती है, जो जैसे जैसे हम प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं हमारी जो स्थिर लागतें होती हैं धीरे धीरे कम होती रहती हैं, लेकिन हमारी स्थिर लागत एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी क्या नहीं होती, ज़ीरो नहीं होती। कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट प्रोडक्शन करने में आपकी आएगी ही आएगी, तो इसीलिए एवरेज फिक्स कॉस्ट कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 262। एंड आइसो कोस्ट लाइन क्या रिप्रेजेंट करती है? जैसे हमारी बजट लाइन होती है वैसे ही हमारी भी एक आइसो कोस्ट लाइन होती है। आइसो कोस्ट लाइन क्या दिखाती है कि आपके दो फैक्टर हैं, इन फैक्टर का मार्केट में एक प्राइस है और मार्केट में जो भी प्राइस इन फैक्टर का है आप कितने फैक्टर्स को या कितने फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को मार्केट में गिवन प्राइस पर खरीद सकते हो, ये आपका आइसो कोस्ट लाइन बताती है। तो अब आप ये देखिए किसके अंदर ये बोला गया है कि हम फैक्टर्स के कॉम्बिनेशन को खरीद सकें और मार्केट में हमारी क्या आएगी, एक कॉस्ट आएगी, इन फैक्टर्स का एक प्राइस होगा। तो यहाँ पर देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट, ऑप्शन नंबर बी को पढ़िए, कॉम्बिनेशन ऑफ टू इनपुट विच कॉस्ट सेम अमाउंट टू फर्म। इसका मतलब क्या है कि आइसो कोस्ट लाइन, दो इनपुट के कॉम्बिनेशन को हम आइसो कोस्ट लाइन से दिखा सकते हैं, जिससे कि एक फर्म जो है अफोर्ड करती है या वो एक फर्म सेम इनपुट को क्या कर सकती है, खरीदती है और उसको खरीदने में उनकी ये कॉस्ट आती है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अ फर्म में बी कंसिडर्ड टू बी ऑप्टिमल व्हेन। एक फर्म को कब ऑप्टिमल साइज वाली फर्म माना जाता है? इसके ऑप्शन अगर हम पढ़े, जब इसकी फिक्स एंड एवरेज कॉस्ट इक्वल है या जब इसका एवरेज कॉस्ट मिनिमम है। आपने देखा है हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का वैसा बनाते हैं, जब एक फर्म अपने एवरेज कॉस्ट के मिनिमम पॉइंट पर आउटपुट बना रही होती है तो हम क्या बोलते हैं कि वो ऑप्टिमम साइज है, उसका कुशलतम बिंदु, ये उसका एक फर्म का कहलाता है। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे कि एक फर्म का ऑप्टिमम साइज वही होता है जब उसकी एवरेज कॉस्ट उसके मिनिमम पॉइंट पर होती है या फिर उसकी एवरेज कॉस्ट, उसकी औसत लागत बहुत मिनिमम आती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट सिचुएशन एक्सप्लेन मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू प्राइस फॉर अटेनिंग इक्विलिब्रियम।
क्वेश्चन में कह रहे हैं हम किस मार्केट के अंदर ये पढ़ते हैं कि हमारा इक्विलिब्रियम डिसाइड होगा, लेकिन कब डिसाइड होगा? जब हमारी मार्जिनल कॉस्ट और प्राइस बराबर होंगे। तो परफेक्ट कंपटीशन में जो एक फर्म की या इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है कि मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत किसके बराबर होनी चाहिए? प्राइस के बराबर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़िए। अगले क्वेश्चन में क्या गिवन है? मिनिमम मार्जिनल कॉस्ट अकर एट अ आउटपुट। अब आपसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं? क्वेश्चन में पूछ रहे हैं कि आपकी किसी प्रोडक्ट को बनाने में मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम कब आएगी? सीमांत लागत कब एक फर्म की मिनिमम होती है? वो कौन सा आउटपुट होता है जब एक फर्म की मार्जिनल कॉस्ट मिनिमम होती है? फर्स्ट पॉइंट है जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम हो। अब एक बात देखिए, मैं आपको डायग्राम से भी दिखा दूं। जब हमारा टोटल प्रोडक्ट अगर ऐसा है, टोटल प्रोडक्ट अगर हमारा मैक्सिमम होता है तो हम सबको पता है तो हमारा मार्जिनल जो प्रोडक्ट है या जो मार्जिनल आपका प्रोडक्ट है वो क्या होता है? ज़ीरो होता है ना। तो यहाँ पर आपसे पूछा क्या है कि मार्जिनल कॉस्ट आपकी मिनिमम कब आएगी? तो मार्जिनल कॉस्ट सीमांत लागत हमारी तब मिनिमम होती है जब आउटपुट का फर्स्ट डेरिवेशन, जब हम आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उस आउटपुट का जो फर्स्ट डेरिवेशन है वो हमारा क्या आए? ज़ीरो आए। तो इसका मतलब फर्म का क्या होगा? मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा? इक्वल टू ज़ीरो होगा। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब एक फर्म का मार्जिनल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तब उसकी मार्जिनल कॉस्ट सबसे मिनिमम आती है। जब यहाँ पर अगर मैं आपका मार्जिनल प्रोडक्ट बनाऊँ ना ऐसे करके, तो यहाँ पर ये वाली सिचुएशन मार्जिनल प्रोडक्ट की है। तो एक फर्म का मार्जिनल प्रोडक्ट जब मैक्सिमम होता है, सीमांत उत्पाद सबसे ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर उसकी मार्जिनल कॉस्ट सबसे कम होती है। ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। या फिर इसका एक आंसर ये भी है कि जब आप डेरिवेशन करो, डेरिवेटिव निकालो, फर्स्ट डेरिवेटिव आपका क्या आना चाहिए? ज़ीरो आना चाहिए। तो दिए गए ऑप्शन में आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ अ फैक्टर। जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो कैसा हो सकता है? अभी मैंने आपको बना के दिखाया, ये मार्जिनल प्रोडक्ट होता है। ये मतलब ये यहाँ से शुरू नहीं होता, ऐसे होता है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट है ये हमारा सीमांत उत्पादन। तो ये पॉजिटिव भी है, ये नेगेटिव ज़ीरो भी है और ये हमारा नेगेटिव भी होता है। तो हम क्या कहेंगे? हमारा सीमांत उत्पाद या तो पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है और ज़ीरो भी होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज टेंजेंट टू द लोएस्ट पॉइंट ऑन शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व क्या करता है? ये हो गया हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये हो गया हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। जब ये शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टेंजेंट करता है तब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है? फॉलिंग होता है, राइजिंग होता है, मिनिमम होता है या नन ऑफ द अबव। तो ये हमने किया हुआ है कि लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के अंदर शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट अपने आप ऑटोमेटिकली होते हैं और ये ज़रूरी नहीं है कि ये इसके मिनिमम पॉइंट पर टच करे। लेकिन जब लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व को टेंजेंट करता है, मिड पॉइंट से, लोएस्ट पॉइंट से टेंजेंट करता है, तो उस टाइम पर आप देखो हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट क्या होती है? मिनिमम होती है। तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जब एक दूसरे को टेंजेंट करते हैं उस टाइम पर हमारा लॉन्ग रन में होने वाली एवरेज कॉस्ट कर्व बहुत मिनिमम होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द लोएस्ट पॉइंट ऑफ टोटल कॉस्ट कर्व इज। अब आपसे पूछ रहा है कि जो टोटल कॉस्ट है आपकी कुल लागत है उसका लोएस्ट पॉइंट सबसे कम वो कब होती है? लेफ्ट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लेफ्ट पॉइंट पर सबसे कम होती है, या
राइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो मैं आपको ये समझाना चाहूंगी, टोटल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट से बाद में आता है, क्योंकि टोटल कॉस्ट के अंदर फिक्स कॉस्ट भी होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी होती है, लेकिन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो जिसकी वजह से एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट सबसे पहले आता है, फिर टोटल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट आता है। सपोज करो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि अगर ये एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है तो इसी में अगर आपको टोटल कॉस्ट का क्या देखना है, लोएस्ट पॉइंट देखना है, तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आता है, लोएस्ट पॉइंट, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो ऑटोमेटिकली मैं आपको क्या समझाना चाह रही हूँ कि एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट पहले आएगा, और टोटल कॉस्ट का अगर हमें लोएस्ट पॉइंट निकालना है तो वो हमेशा कहाँ रहेगा, राइट साइड रहेगा। किसके राइट साइड रहेगा, लोएस्ट पॉइंट। लोएस्ट पॉइंट किसके, एवरेज वेरिएबल के लोएस्ट पॉइंट के बाद ही टोटल वेरिएबल का, टोटल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट आएगा, क्योंकि टोटल कॉस्ट में फिक्स कॉस्ट भी है, वेरिएबल कॉस्ट भी है। तो फिक्स और वेरिएबल के कम्बिनेशन की वजह से टोटल कॉस्ट का जो मिनिमम पॉइंट है वो बाद में आएगा, और वेरिएबल कॉस्ट में सिर्फ वेरिएबल ही कॉस्ट है एवरेज कॉस्ट में, तो उसका मिनिमम पॉइंट सबसे पहले आता है। तो इसका मतलब आपका जो राइट आंसर हो गया कि टोटल कॉस्ट का लोएस्ट पॉइंट कब आता है, राइट ऑफ द लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कर्व। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, शॉर्ट रन जो कॉस्ट कर्व है वो किससे इन्फ्लुएंस होता है। अब शॉर्ट रन में तो हमारा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन चलता है, रिटर्न टू स्केल का तो कोई लेना देना नहीं है, घटते बढ़ते अनुपात का नियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 270। क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इफ एवरेज टोटल कॉस्ट राइजिंग स्ट्रेट लाइन देन एज आउटपुट एक्सपेंड। एवरेज टोटल कॉस्ट राइज कर रहा है स्ट्रेट लाइन से। एवरेज, ये मैं टोटल कॉस्ट बनाया, एवरेज कॉस्ट कह लूँ इसको या एवरेज टोटल कॉस्ट कह लूँ। अब ये क्या कह रहा है, एवरेज टोटल कॉस्ट आपका बढ़ रहा है, इसका मतलब ये इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, ये जहां हमारा एवरेज टोटल कॉस्ट बढ़ रहा है इस पोर्शन की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन में आपसे पूछना क्या चाहता है, जब आपका एवरेज टोटल कॉस्ट राइज करे, स्ट्रेट लाइन बढ़ रहा है, तो उस टाइम पर अगर आप आउटपुट एक्सपेंड करो, उस टाइम पर मार्जिनल कॉस्ट कहाँ होता है। अब मैं यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट बना दूं, जब आपका एवरेज कॉस्ट बढ़ रहा है और उस टाइम पर आप आउटपुट को एक्सपेंड करना चाहते हो, तो आप क्या देख रहे हो, उस टाइम पर आपका मार्जिनल कॉस्ट किससे अबव है, एवरेज टोटल कॉस्ट से अबव है, या मार्जिनल कॉस्ट आपका बिलो एवरेज टोटल कॉस्ट है। अब आप देखो मार्जिनल कॉस्ट तो ऊपर है, अगर हम इस तरफ चलें तो मार्जिनल कॉस्ट क्या आएगा, मार्जिनल कॉस्ट लाई अबव द एवरेज टोटल कॉस्ट। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, द सप्लाई कर्व फॉर शॉर्ट रन कॉम्पिटिटिव फर्म इज सेम एज। अब आपसे क्या पूछ रहा है, सप्लाई कर्व जो होता है शॉर्ट रन में जो कॉम्पिटिटिव फर्म होती है वो क्या होता है। यहाँ पर जो मार्जिनल कॉस्ट का पार्ट हमने बहुत बार डिस्कस किया है, ये हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है कि ये होगी हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया हमारा मार्जिनल कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ऊपर वाला जो भी हिस्सा होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से मार्जिनल कॉस्ट का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है वो शॉर्ट रन के अंदर परफेक्ट कंपटीशन में सप्लाई कर्व होता है। तो इसीलिए द पार्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व विच इक्वल और ग्रेटर देन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, वो हमारा सप्लाई कर्व होता है शॉर्ट रन में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एवरेज फिक्स कॉस्ट का आपसे फॉर्मूला पूछा है, तो टोटल फिक्स कॉस्ट को आप आउटपुट से डिवाइड कर दोगे तो आपका औसत बंधी लागत आ जाएगा। यहाँ इस तरह का कोई ऑप्शन आपके पास नहीं है, तो हमें इसके साथ जाना पड़ेगा कि टोटल फिक्स कॉस्ट को अगर मैं टोटल कॉस्ट से डिवाइड कर दूँ तब भी मेरी एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या हो जाएगी, निकल जाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ऑपरेट व्हेन टीवीसी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बिगिन। डिमिनिशिंग रिटर्न का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, जैसे जैसे आउटपुट बढ़ा रहे हो आपका जो रिजल्ट है वो घट रहा है। तो ये क्या कह रहा है आपसे क्वेश्चन में कि आपको डिमिनिशिंग रिटर्न मिल रहे हैं, घटते प्रतिफल मिल रहे हैं, वो कब मिलने शुरू होते हैं, जब आप पीवीसी कर्व इंक्रीजिंग रेट से फॉल होता है या राइज करे डिक्रीजिंग रेट से। टोटल वेरिएबल कॉस्ट जब आपकी डिक्रीजिंग रेट से घटे, राइज करे डिक्रीजिंग रेट से, फॉल करे डिक्रीजिंग रेट से, जब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट, जब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो प्रवर्तनशील लागतें हैं वो राइज करती हैं इंक्रीजिंग रेट से, जो वो बढ़ रही हैं और बढ़ने की जो दर है उनकी, सॉरी ये टोटल ऐसा नहीं बनता, टोटल इस तरह से बनता है, उल्टा ऐसा होता है, जब आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, लेकिन किस रेट से बढ़े, इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही होती हैं, आपकी लागतें बढ़ रही हैं, तो उस टाइम पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स काम करेगा। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट क्या है। अब एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट एक फिक्स कॉस्ट है या एक वेरिएबल कॉस्ट है, ये डिपेंड करेगा कि किस में ये लगाई गई है। सम टाइम ये फिक्स कॉस्ट भी होती है और सम टाइम ये वेरिएबल कॉस्ट भी होती है। आप ये नहीं कह सकते ये सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है, या फिर हम ये भी नहीं कह सकते ये सिर्फ एक फिक्स कॉस्ट है, ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, वेयर द लीडिंग फर्म इन अ इंडस्ट्री कंबाइन टू परस्यू अ कॉमन पॉलिसी इन देयर इंटरेस्ट बट रिटेन देयर सेपरेट आइडेंटिटी। ये कह रहे हैं हमने एक ग्रुप बनाया, उसमें हमने सबके लिए कॉमन पॉलिसी बनाई, पर हमने कहा हर किसी को अपनी अपनी आइडेंटिटी सेपरेट रखने का अधिकार है। क्वेश्चन समझ आया? एक इंडस्ट्री में फर्म आती हैं, मिलती हैं, वो अपनी एक कॉमन ट्रेड पॉलिसी बनाती है, जैसे क्या आउटपुट होगा, क्या प्राइस होगा, ये सब वो डिसाइड करती हैं मिलकर, पर अपनी आइडेंटिटी वो अलग अलग रखती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये कार्टेल होता है। कार्टेल की यही सिचुएशन होती है कि फर्म आती है, कार्टेल में कॉमन पॉलिसी इंटरेस्ट रखती है, बट उनकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी होती है। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मार्जिनल कॉस्ट आप कैसे निकालते हो, ठीक है। अब यहाँ पर आपसे अब मार्जिनल कॉस्ट को हम किस तरीके से निकालते हैं वो बताना है। तो मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, मार्जिनल कॉस्ट एक तरह से वेरिएबल कॉस्ट होती है, ठीक है। तो मार्जिनल कॉस्ट हमेशा वेरिएबल कॉस्ट होती है, तो टोटल कॉस्ट के स्लोप से तो हम मार्जिनल कॉस्ट को निकाल ही सकते हैं, लेकिन कई बार हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, इसके स्लोप से भी आप मार्जिनल कॉस्ट को निकाल सकते हैं, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट अपने आप में एक वेरिएबल कॉस्ट है। तो मार्जिनल कॉस्ट निकाल सकते हैं या तो हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट के स्लोप से या फिर टोटल कॉस्ट के स्लोप से, डिपेंड करता है आपको क्वेश्चन में क्या गिवन है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ऑल द फॉलोइंग कर्व यू शेप, सारे कर्व यू शेप होते हैं, बस किसी एक को छोड़ के। देखो एवरेज वेरिएबल कर्व भी यू शेप है, एवरेज कॉस्ट भी यू शेप होता है, मार्जिनल कॉस्ट भी यू शेप होता है, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट आपका यू शेप नहीं होता, वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ ऑल फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन द एवरेज रिवेन्यू कर्व फेसिंग द इंडिविजुअल फर्म स्लोप। यहाँ पर क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि जितनी भी इम्परफेक्ट कंपटीशन में फर्म है उनकी जो एवरेज रिवेन्यू है वो किस तरह की होती है। अब आप एग्जांपल से ही देख लो, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक में कैसी होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ द मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज अबव द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट एट पॉइंट आउटपुट इज राइजिंग। अब आपको क्वेश्चन में क्या समझना है, क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कि जब मार्जिनल कॉस्ट कर्व ज़्यादा है, ये आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट है, ये आपका हो गया मार्जिनल कॉस्ट। पहले इस तरह का डायग्राम बना लो, अब क्वेश्चन पढ़ो। इफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व
इज अबव एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कब ज़्यादा है? इस सिचुएशन में ज़्यादा है। यहाँ पर मार्जिनल कॉस्ट ज़्यादा है किससे? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से। तो ये क्या कह रहा है? तब उस सिचुएशन में व्हेन आउटपुट इज इंक्रीजिंग, अगर आप इस सिचुएशन में आउटपुट को बढ़ाते हो तो क्या होगा? अगर हम आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या करेगी? एवरेज वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? इस सिचुएशन में हम अगर आउटपुट बढ़ाएंगे तो हमारी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट इज राइजिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 280 क्वेश्चंस। ये क्वेश्चंस का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है कि जो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक्सप्लिसिट कॉस्ट या एक्सटर्नल कॉस्ट या क्या बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो हमारी होती है सेकंड बेस्ट अल्टरनेटिव होती है, इसको हम अल्टरनेटिव कॉस्ट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप एक चीज देखिए, हमने टोटल कॉस्ट हो, एवरेज कॉस्ट हो, मार्जिनल कॉस्ट हो या एवरेज वेरिएबल कॉस्ट हो, इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे किया? पहले हमने डायग्राम बनाया, फिर हम क्वेश्चन पढ़ा, फिर हमने ऑप्शन पढ़े। अगर आप एग्जाम में इसी तरह से करते हो तो आपके क्वेश्चन के गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो इसीलिए डायग्राम से क्वेश्चन सॉल्व करना। अगला क्वेश्चन देखिए। एट द पॉइंट वेयर स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द